हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। आज है नया चैप्टर इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने। और इक्विलिब्रियम का आज होगा लेक्चर नंबर 1। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम एक्चुअली में चीज़ क्या है। तो इक्विलिब्रियम का एक्चुअली में जो हम लोग डिफिनेशन वगैरह है वो तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ ये इक्विलिब्रियम है कैसा चीज़। इक्विलिब्रियम को एक्चुअली में डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम को हम लोग कैसे सोच सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल कैसा है, एक एग्जाम्पल है जो तुम लोगों ने देखा होगा दुकान वगैरह में। ऐसा एक बैलेंसिंग स्केल रहता है ना, जिसको हिंदी में तराजू बोलते हैं, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम कैसा है, अगर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा चीज़ डाल दिया जिसका वेट है 2 kg, लेकिन एक ही चीज़ है, सपोज एक ही चीज़ है जिसका वेट है 2 kg, और यहाँ पे मैंने 1 kg का 2 डाल दिया। ईच वन ऑफ देम इज 1 kg, ये 1 kg है एंड ये भी 1 kg है। तो देखना ये तराजू जो होगा, ये जो बैलेंस होगा, ये पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा, किसी एक की तरफ झुका नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने वो 3 दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ झुक जाएगा ना। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ दिया कि दो साइड बैलेंस हो गए। ये जो बैलेंस का कंडीशन रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सब चीज़ें बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिड पॉइंट है, लेकिन बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। इसका और एक एग्जांपल तुम समझ सकते हो, क्योंकि जब ये एक बात मैंने बोला ना कि ये मिड पॉइंट मत समझना, ठीक है। क्योंकि ये बाद में बार बार मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि एक्चुअली में इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट किसी चीज़ का नहीं होता। एक्चुअली में ये एक बैलेंस्ड कंडीशन वाला फॉर्मेट रहता है, मतलब बैलेंस्ड कंडीशंस रहता है, ठीक है। सब कुछ में एक बैलेंस रहता है। जैसे कि सपोज तुम लोग एक काम करना, अपने जो उंगली है, सपोज यहाँ पे मैं सपोज ये तुम्हारा उंगली है जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर के ऊपर तुम अपना पेन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। पेन का कैप जो है, पेन के कैप को लगा के ही बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है, एकदम फिंगर टिप्स पे। देखना एक चीज़ तुम लोग नोटिस कर पाओगे कि जो भारी साइड होगा, मतलब जिस साइड में वो पेन का कैप लगा हुआ होगा, उसकी तरफ मतलब उसकी तरफ ही तुम्हें उंगली को ले जाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर तुम पेन पेन अगर सपोज है 10 सेंटीमीटर का, पेन सपोज है 10 सेंटीमीटर का, उसको अगर तुम एकदम मिड पॉइंट में 5 सेंटीमीटर में अगर पकड़ोगे तो ऐसा बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि एक साइड भारी ज़्यादा है, एक साइड कम है, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये जो बैलेंस्ड पोजीशन होगा, कब कब जाके मिलेगा, जब तुम्हारा फिंगर थोड़ा सा भारी की तरफ स्लाइड करेगा, तब क्या हो जाएगा, वो पेन बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मतलब तुम अगर कोशिश करोगे तो ये पेन बैलेंस हो जाएगा। तो जो बैलेंस का कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन अभी चलो सोचते हैं, मतलब एक चीज़ समझते हैं कि इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स का होता है, मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस समझो। ये जो जो जितना भी मैंने दिया है ना एग्जांपल अभी तक, वो पेन वाला बैलेंस या फिर ये, और एक भी पकड़ के चल सकते हो, वो जो सीसॉ देखा है ना, ऐसा सीसॉ पार्क में तो देखा होगा, ठीक है। इसको भी अगर बैलेंस कंडीशंस में रहेगा, मतलब दो ऐसा मतलब बच्चे या फिर एडल्ट बैठेंगे जहाँ पे दोनों का वेट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो तब हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो ये जो जितना भी एग्जांपल दिया है ना मैंने, ये सब स्टैटिक का एग्जांपल है, ये सब स्टैटिक का एग्जांपल है। डायनामिक का एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि सपोज ऐसा है, सपोज तुम एक दुकान चलाते हो, ठीक है। दुकान के एक शेल्फ में तुम्हारा 3 बॉटल्स ऑफ कैंडीज रखा हुआ है, 3 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज रखा हुआ है, ठीक है। और दुकान के पीछे वाले स्टॉक में तुम्हारे पास बहुत सारा बॉक्सेस है, तो वो सबको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पीछे वाला स्टॉक है ना। तो तुम्हारे सामने 3 बॉक्सेस ऑफ कैंडीज है, ठीक है। एक कस्टमर आता है सुबह 9 बजे, देख के जाता है कि 3 बॉक्सेस है, ठीक है। और वो फिर से वापस आता है सुबह के 12 बजे, सपोज 3 घंटे बाद आता है, देखता है कि 3 बॉक्सेस है। तो वो क्या सोचेगा कि बॉक्स कोई कैंडी सेल ही नहीं हुआ, किसी ने कैंडी खरीदा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, शायद 9 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पर
क्या हुआ, एक बॉक्स सपोज खरीद मतलब किसी ने खरीद लिया, एक बॉक्स सेल हो गया। अगर एक बॉक्स सेल हो गया तो क्या करोगे तुम, अंदर से एक बॉक्स यहाँ पे फिर से लाके रख दिया तुमने। शायद 2 बॉक्स सेल हुआ तो तुमने 2 बॉक्स वहां से रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, 9 to 12 में अगर वो तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि तो दिखाई देगा कि मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में चेंज हुआ। यहाँ पे अमाउंट मतलब जो आउट हुआ विल बी इक्वल टू अमाउंट इन, ठीक है। जितना आउट हुआ उतना ही इन हुआ, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और एक एग्जांपल में मान लो कि सपोज एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है। एक शॉपिंग मॉल में क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में दिखाई देता है कि सपोज 100 पीपल है, सपोज दिन के 10 बजे है, 100 पीपल है। एंड ऐसा एक कंडीशन हो मतलब ऐसा एक मतलब सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे जैसे ही 2-3 आदमी आता है वैसे ही 2-3 आदमी चला भी जाता है, ठीक है। 2-3 आदमी अंदर आया, 2-3 आदमी चला गया। अमाउंट आउट विल इक्वल टू अमाउंट इन अगर होता है तब कैसा लगेगा कि भीतर का जो आदमी है वो तो 100 ही है, वो तो स्टैटिक ही है, मतलब स्टैटिक नहीं है, मतलब इक्वल ही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मतलब क्या बोल सकते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम में ही है, 100 पीपल ही है, जितना भी टाइम जा रहा है 100 पीपल ही रह रहा है। लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं कि अमाउंट जो इन हो रहा है वही अमाउंट आउट जा रहा है। 3-4 आदमी अगर घुस रहा है तो 3-4 आदमी बाहर भी जा रहा है। इसी टाइप के कंडीशंस को, इसी टाइप की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अमाउंट आउट इज इक्वल टू अमाउंट इन। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम को ही ज़्यादातर लेके पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा कंडीशन सोचेंगे कि इक्विलिब्रियम एक डायनामिक कंडीशन में है ताकि अमाउंट ऑफ इन इज इक्वल टू अमाउंट आउट, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशंस है इसी को हम लोग बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट और प्रोसेस इन विच properties like temperature, pressure and concentration of the system do not show any change with the passage of time। मतलब ऐसा हो रहा है कि टाइम जा रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बैलेंस कंडीशन में है। क्यों बैलेंस कंडीशन में है, ताकि अमाउंट इन इज इक्वल टू अमाउंट आउट, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग सोच सकते हैं कि अमाउंट इन इज इक्वल टू अमाउंट आउट। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है वो भी हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है वैसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज सच ए कंडीशन जहाँ पे कोई भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बैलेंस कंडीशन में है। डायनामिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। पकड़ के चलते हैं कि डायनामिक है तो ऐसा होता है कि अमाउंट इन इज इक्वल टू अमाउंट आउट, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऐसा एक कंडीशन है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जितना और पढ़ोगे जितना और देखोगे इस चैप्टर को तो तुम्हें और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी इक्विलिब्रियम थोड़ा सा समझ आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अमाउंट इन अमाउंट आउट, वही बैलेंस कंडीशंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट है, जो जितना जैसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ भी पॉइंट हो जाए, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि वो एक बैलेंस कंडीशन में। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेज दैट रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, ठीक है, जितने रेट से रिएक्ट करेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसके साथ ही जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा ऐसा रहेगा। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभी इस चीज को समझने की कोशिश करो, मतलब क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट में दो अलग अलग क्यों है। यहाँ पे पहले लिखा है ना रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, और बाद में लिखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो अलग अलग करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीज को हम लोग रेफर करते हैं, ठीक है। फंडामेंटली दो अलग अलग चीज है, कैन बी सेड दे आर द सेम, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा बोला, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट मतलब सपोज ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी किस रेट से रिएक्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एक्टिव मास के साथ या फिर उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ। लेकिन एक जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे और कुछ भी फैक्टर्स इन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो सिर्फ रिएक्टेंट्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, दो और कुछ भी चीज़ उस पर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक और भी केमिकल रिएक्शन रह सकता है, मतलब
सपोज अगर मैं एक जो बर्तन है, मतलब एक बीकर है, उसमें A, B एंड C है। अगर मुझे सिर्फ A, B देखना है, उसको हम लोग बोलेंगे रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट। और अगर मुझे टोटल का देखना है, तो मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखना है, तो मुझे A, B, C तीनों का ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी एक चीज़ या दो चीज़ के रेट को देखूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि सब्सटेंस एट विच रेट एट विच दिस सब्सटेंस इज रिएक्टिंग। एंड अगर मुझे सब कुछ देखना है, मतलब एक बार में टोटल ही देखना है, तब बोलेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब घुमा फिरा के ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फंडामेंटली बहुत डिफरेंट है। ठीक है, फंडामेंटली थोड़ा डिफरेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल जो डिराइवेशन है, इसको हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली क्या होता है। मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली चलो क्या देखेंगे पहले। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें चाहिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी लिखते लिखते मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताना चाहूँगा। तुम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा होगा, किस चैप्टर में है? रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में कराया है। फर्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसको मैं एक यहाँ पे स्टार दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक स्टार दे देता हूँ। और वो स्टार जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का लेसन नंबर, मतलब लेक्चर नंबर 1 में है, लेक्चर 1 में है, देख लेना। अभी जाके देखो, अगर तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखा है, सिर्फ डायरेक्टली इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हो, तो अभी जाके देखो, एटलीस्ट ये पार्ट देख लेना कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मैंने डिफरेंस में क्या बताया था। और जब अगर तुम्हें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, तुमने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, तब तुम्हें ये पता होगा कि जब मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया था, तब एक चीज़ मैंने मेंशन किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर सेड टू बी ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों बताया था? क्योंकि इसको थोड़ा सा समझो, तब मैंने अच्छे से समझाया था थर्मोडायनेमिक्स में, अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि इतना स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में इतना स्लो होता है। वहाँ पे मैंने डेफिनेशन में ये भी बोला था कि इनफाइनाइटली स्लो होता है, मतलब इट इज़ इनफाइनाइटली स्लो। इतना स्लो है, इतना स्लो है कि उसको हम लोग सोच सकते हैं कि वो वहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट 0% रिएक्शन हो रहा है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 0 रिवर्सिबल रिएक्शन में। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन का जितना भी टाइम हो जाए, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन सर नॉन एंडिंग, अगर ख़त्म ही नहीं होगा तो ईच स्टेप में वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इसलिए हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को लेके ही इक्विलिब्रियम जो पार्ट है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम जो पार्ट है, इसको हम लोग समझने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन को ही ले लेते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग समझने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन को ही ले लेते हैं। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं, और इसको अच्छे से डिटेल में समझने के लिए वो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देख लो, वहाँ पे मैंने और भी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं, A moles of A plus B moles of B, and this is the इक्विलिब्रियम सिंबल, ठीक है, मतलब जितना हो रहा है उतना ही वापस भी आ रहा है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब है C moles of C plus D moles of D। इस सिंबल का मतलब है कि A and B are reacting to give C and D, and C and D are also reacting to give A and B। मतलब इट इज ऑल, मतलब बैलेंस पोजीशन में है, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिंबल, ठीक है। अभी क्या है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग ये बोल सकते हैं, काटो इसको, यहाँ पे लिख दो, रेट एट विच the rate at which A reacts, A के रिएक्शन रेट को हम लोग लिख सकते हैं R, स्मॉल r, दैट इज रिएक्शन रेट ऑफ A इज प्रोपोर्शनल, किसके साथ प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसका एक्टिव मास या मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दैट इज A मोल्स ऑफ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ये जो ब्रैकेट है ना, ये जो ब्रैकेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी द कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग इससे हम लोग डिनोट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। R of A इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए दैट इज स्मॉल ए, एंड ब्रैकेट से हम लोग बोलते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अभी इसी के साथ हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको ही और एक बार स्लाइड ले लेते हैं। लॉ रेट एट विच बी रिएक्ट्स, क्योंकि ए और बी रिएक्ट कर रहा है, बी अगर रिएक्ट्स का है तो उसमें भी लेंगे स्मॉल आर एंड सफिक्स में बी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। हो गया। तो अभी ये क्या है, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पार्ट। ठीक है, ये एक चीज भी लिख लेना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पार्ट। ठीक है, ये है फॉरवर्ड एंड दिस इज द बैकवर्ड। ठीक है, दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अभी ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, अभी मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन का दो ही जो कंपोनेंट्स है उस दोनों का पता चल गया, ए का कितना है, बी का कितना है। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज आर ऑफ एफ। यहाँ पे एफ जो है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है क्योंकि यहाँ पे एफ से हम लोग कोई केमिकल को डिनोट नहीं कर रहे, किसी एलिमेंट को हम लोग डिनोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड जो रिएक्शन है इसलिए आर एफ दे रहे हैं। इज प्रोपोर्शनल टू ए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए एंड बी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर बी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी तुम्हें पता चल जाएगा, कितना होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कितना होगा। अब ये जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये तुम्हें कमेंट में मुझे बोलना है, कमेंट में मैं आंसर भी दे दूंगा लेकिन तुम्हें बोलना है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो, मैं अगर तुम्हें होमवर्क भी देता हूँ ना तुम लोग नहीं करते, इसलिए मैं क्लास वर्क में ही दूंगा। अभी तुम्हें नोट्स तो बनाना होगा ना, तो ये तो तुम्हें करना ही होगा कि क्या होगा, और तुम्हें कमेंट भी तब करना होगा कि क्या बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, और कमेंट में मैं तुम्हें एटलीस्ट अगर कमेंट नहीं भी करना है तो तुम्हें चेक भी करना होगा। तो इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना, तो प्लस और माइनस का क्या घोटाला होगा तब देखना। तो ठीक है, मैं भी समझा दूंगा बाद में, अभी के लिए निकालो, अभी के लिए तुम खुद निकालो। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अभी ये समझ में आ गया ना रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, हम लोग सिर्फ रेट का जो फॉर्मूला है, मतलब रेट को हम लोग किसी के साथ प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं। क्या किसके साथ प्रोपोर्शनल दिखा रहे हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन एंड टू द पावर इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, अभी अगर तुमने मेरी बात सुना होगा तो तुम्हें दो इक्वेशंस मिला होगा, एक तो है जो फॉरवर्ड इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फॉरवर्ड इक्वेशन दिया है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो तुम्हें मिला होगा। तो क्या मिला है, तुमने पॉज किया था वीडियो और निकाला था, अगर नहीं किया है तो अभी कर लो, लेकिन मैं अभी लिख दूंगा कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तुम्हें मिलेगा इज प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एंड टू द मतलब इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ठीक है, मैंने पूरा वो नहीं लिखा कि रेट एट विच सी रिएक्ट्स, रेट एट विच डी रिएक्ट्स, सिर्फ मैंने सिमिलरली ऐसा ही निकलेगा ना, हाँ कि नहीं, निकलेगा ना। तो अभी इसी को लेके करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ से लेके समझेंगे। अभी हमारे पास दो इक्वेशन मिला, क्या था पहले से मैं लिख देता हूँ। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने लिया, रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोगों ने लिया, क्या लिया, वो है A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B इक्विलिब्रियम विथ C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन था। अभी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या मिला, लॉ ऑफ मास एक्शन हमें दो चीज मिला। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें दो चीज मिला, एक था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या मिला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो हमें कितना मिला, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना मिला, आर एफ प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी।
अभी अगर हमें इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को निकालना होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को उठाना होगा, तो हमें एक कांस्टेंट चाहिए। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट पकड़ते हैं k एंड इट्स आल्सो इन फॉरवर्ड, सो k फॉरवर्ड ए मतलब a टू द पावर a, b टू द पावर b। और ये जो k फॉरवर्ड है यहाँ पे क्या है, ये जो k फॉरवर्ड है, k फॉरवर्ड इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट एट फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद रखना, इट इज रेट कांस्टेंट एट फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना होगा, दैट विल बी RB। ठीक है, RB प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर C D टू द पावर D। और अभी इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को उठाने के लिए हम लोग एक नया सा कांस्टेंट लेके आएंगे जो कि है KB, मतलब कांस्टेंट बैकवर्ड या फिर रेट कांस्टेंट एट बैकवर्ड डायरेक्शन, CCDD, जहाँ पे KB इज इक्वल टू, ठीक है, वायर KB यहाँ पे लिख सकते हो, वायर KB इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट एट बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट एट बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने छोटा करके लिख दिया है, तुम लोग पॉज करके अच्छे से लिख लेना। ठीक है, अभी हम लोग ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, उससे हम लोग क्या जानते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा एक चीज है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि बैलेंस्ड है मतलब इक्वल है, दो हाफ्स इक्वल है। ए से लेके बी तक जब रिएक्शन जाएगा, ए प्लस बी जब रिएक्शन होगा, कहा जाएगा सी प्लस डी में, और सी प्लस डी आएगा ए प्लस बी में। मतलब इक्विलिब्रियम जब होगा, दोनों का इक्वेशन सेम होगा, मतलब जितना ए और बी रिएक्ट करके बना रहा है सी एंड डी, जितना यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, जितना, सॉरी ज्यादा चला गया था, जितना ए एंड बी मिला के बनाता है सी एंड डी, उतना ही सी एंड डी मिला के बनाता है ए प्लस बी। तो मतलब इक्वल है, दोनों अगर इक्वल होगा, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्वल होगा। मतलब सिंस दे आर इन इक्विलिब्रियम, हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू रेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हमें क्या मिला, KF A टू द पावर A B टू द पावर B इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड्स कितना मिला, KB C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। ठीक है, अभी हम लोग दोनों कांस्टेंट को एक तरफ लाते हैं, KF बाई KB, एंड बाकी जो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है उन दो एक साथ लेके जाते हैं, जो भी एलिमेंट्स का उनका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को एक साथ लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, CCDD बाई AA एंड BB आ गया, AA एंड BB। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन ये जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, इसके बदले में हम लोग एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, KC। क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, KC, मतलब कांस्टेंट टर्म एक यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए रेट कांस्टेंट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ KF बाई KB। ठीक है, KF बाई KB के बदले में एक नया कांस्टेंट यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मैंने तभी अभी थोड़ी देर पहले गलत बोला था, कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया था 1-2 सेकंड पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये एक रेट कांस्टेंट है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं KC में, KC से, जो जहाँ पे KC इज इक्वल टू KF बाई KB। ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू CC, यही वाला C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A एंड B टू द पावर B। यहाँ पे हियर ऐसे लिख सकते हो, KC इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे याद कर लेना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की मदद से यहाँ पे सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की मदद से एक रेट कांस्टेंट को हम लोगों ने निकाला, तो क्या हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्यों ये के सी है, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ सकता है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको इन बहुत सारे टाइप्स में आ सकता है। क्या क्या टाइप्स है, अभी हम लोगों के लिए दो ही टाइप्स रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए अभी के लिए। ठीक है, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। नंबर वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो अभी अभी तुम लोगों ने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर एक रिएक्शन रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर एक रिएक्शन रहेगा रिवर्सिबल ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विथ सी प्लस डी, ये एक अगर रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अभी अभी तुम लोगों ने निकाला के सी इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बाई ए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ए बी कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर बी। और एक होगा नंबर 2 होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of partial pressure, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, के सी है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में क्या हो जाएगा, के पी हो जाएगा, जहाँ पे के पी विल बी इक्वल टू सेम, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन पकड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी टू द पावर सी पी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए to the power A into PB to the power B. Partial pressure of C to the power number of moles of C into partial pressure of D to the power number of moles of D divided by partial pressure of A to the power of number of moles of A into partial pressure of B to the power number of moles of B. ठीक है, तो दो टाइप्स के दो टर्म्स के साथ हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकेंगे। एक है Kp और एक है Kc। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शन पकड़ लेंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वही ए प्लस बी वाला पकड़ लेते हैं, ए प्लस बी टर्न्स इनटू सी प्लस, दोनों सेम साइज का हो गया ना, कंफ्यूज हो जाएगा, सी प्लस डी। ठीक है, ये अगर रिएक्शन है, इसमें से हमें क्या पता है, के सी इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ लिख लिया। एंड व्हाट वी नो, के पी इज इक्वल टू पी सी टू द पावर सी पी डी टू द पावर डी पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी, ये हमें पता चल गया। ठीक है, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग पकड़ सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये जो डिराइवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी क्या है, वी नो क्या है, फॉर एन आइडियल गैस हमें क्या पता है, PV इक्वल टू nRT। अभी ये जो चैप्टर है ना, आइडियल गैस वाला चैप्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो सिलेबस के बाहर हो चुका है। अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि फॉर एन आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, एंड P को हम लोग लिख सकते हैं N/V/RT। V को सिर्फ इधर लेके गया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब नीचे लेके आ गया, डिवाइड हो गया, तो P इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CRT, वेयर C इक्वल टू N/V, या फिर C को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। C को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया, P इक्वल टू CRT। ठीक है, अभी अगर हम लोग इंडिविजुअल गैस के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, PA उसका क्या हो जाएगा, CART। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, PB कितना हो जाएगा, CBRT। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को कैसे लिखते हैं, थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं,
पी सी कितना हो जाएगा, सी सी आर डी, फिर से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर डी। एंड पी डी को कैसे लिखते हैं, डी 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 आर डी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी। ठीक है, अभी हम लोग इसको अगर पूरा जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिखेंगे के पी के टर्म्स में। के पी क्या था, के पी क्या था, के पी क्या था, पी ए टू द पावर ए, ऐसा था ना, सॉरी पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी, पी ए टू द पावर ए, पी बी टू द पावर बी, ऐसा था। ये हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये पहले से ही हम लोगों ने निकाला। अभी पी सी सी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर डी। पी सी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, मतलब पी सी के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर डी, लेकिन टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। फिर पी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर डी टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई concentration of A RD to the power number of moles of A and concentration of B RD to the power number of moles of B। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसा आ जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या आ जाएगा, तो Kp का वैल्यू कितना आ सकता है, C टू द पावर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, फिर RD टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D RT to the power D, concentration of A to the power A RD to the power A, फिर concentration of B to the power B RD to the power B। मैं इसको तोड़ के कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग, मैं इसको सिर्फ सिखाने के लिए ऐसे तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ। डायरेक्ट तुम इस लाइन में भी आ सकते हो कि C to the power C, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, RD to the power C plus D। ठीक है, आर डी को कॉमन लेके पावर को ऐड कर लो। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, आर डी टू द पावर ए प्लस बी। और यहाँ से तुम फिर से आर डी कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, आर डी क्या आ जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। आ गया, तो ये किसका फॉर्मूला है, सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी, ए टू द पावर ए, बी टू द पावर पी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ के सी। ठीक है, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, ठीक है, टू द पावर डेल एन। ठीक है, जहाँ पे डेल एन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, दैट इज नंबर ऑफ moles of product minus number of moles of reactants। ठीक है, एंड ये जो हम लोगों का रिलेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो रिएक्शन है इसको तुम लोग बॉक्स के अंदर डाल लो। ठीक है, बाहर तुम लोगों को शायद एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनाई दे, क्योंकि अगर इस रिएक्शन का तुम लोगों ने नहीं डाला बॉक्स के अंदर और याद भी नहीं किया तो तुम्हें भी एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है। तुम लोगों ने तो बहुत बार नाम सुना होगा कि ये है एसिड, ये है बेसिस। एसिड्स का तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह, एसिडिक एसिड। और तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल बेसिस का भी दे सकते हो, KOA, JNOA, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह, कितना भी दे सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वगैरह दे दिया तुम लोगों ने एग्जाम्पल। लेकिन ये एसिड्स एंड बेसिस एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। सो थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम लोग 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। एक है जिसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, एक है जिसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। और एक है जिसका नाम है ल्यूइस थ्योरी। ठीक है, ल्यूइस थ्योरी।
साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही है ये थ्योरीज का नाम। तो ये जो आर्रेनियस थ्योरी है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, ये जो है ल्यूइस थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं किया, डिटेलिंग में सब कवर करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्रेनियस थ्योरी। और अच्छा, हम लोग क्यों इसी ऑर्डर में पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसी ऑर्डर में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सबसे पहले आर्रेनियस थ्योरी आया। आर्रेनियस थ्योरी ऐसा नहीं कि पहले आया तो गलत होगा और उसको गलत साबित करके ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा नहीं है। कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी थ्योरी गलत या सही नहीं है। कोई ज़्यादा सही है, कोई ज़्यादा गलत है। आर्रेनियस ने जो थ्योरी दिया वो भी सही था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी ने भी कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो ल्यूइस थ्योरी ने किया। सो ल्यूइस थ्योरीज कैन बी सेड ये वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन आर्रेनियस थ्योरी भी करेक्ट है, थोड़ा कम करेक्ट है, कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग आर्रेनियस थ्योरी को मतलब क्रोनोलॉजिकली ऐसे करते गए कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आता गया एंड न्यूअर बेटर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ थ्योरीज आर गिवन आउट। ठीक है। सो जो पहला थ्योरी होगा वो है आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर। डिसोसिएट मतलब वाटर में टूट जाता है, टू गिव हाइड्रोजन आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सी आयन। बेसिस सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सी आयन। हाइड्रोक्सी आयन इज डिनोटेड बाय OH नेगेटिव। ठीक है। तो ये जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये डिसोसिएशन का जो फंडा है, इसको समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जितना भी आयोनिक सब्सटेंसेस है ना, वो पानी में जाके टूट जाता है। पानी में जाके उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एनायन और कैटायन में टूट जाता है। तो ये जो एनायन और कैटायन में अगर वो H पॉजिटिव आ रहा है, जो आयोनिक जो आ रहा है, ठीक है, आयोनिक कॉम्पाउंड जब टूट के अगर H पॉजिटिव दे रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिड्स है। अगर वो OH नेगेटिव दे रहा है तो हम लोग बोलते हैं बेसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे तुम लोग एक एग्जाम्पल जो तुम्हें पता है कि उसका वो है ही एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोग बोलते हैं HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों, अगर HCl को तुम पानी में दोगे ना, HCl को अगर एक्वस फॉर्म में देखोगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा एंड Cl नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, बोथ एक्वस फॉर्म में, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस, दोनों ही एक्वस फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसे टूट जाएगा। सपोज H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 एक्वस, इसमें भी क्या आ जाएगा, 2H पॉजिटिव, ये भी एक्वस फॉर्म, एंड SO4 डाई नेगेटिव, ये भी एक्वस फॉर्म। ठीक है। बेसिस की बात करते हैं, चलो एक बेसिस की बात करते हैं। और तुम एक एसिड का फिर से तुम लोग निकालना, तो CH3COOH एक्वस, ये कैसा आएगा निकालना। ठीक है, बोलना कैसा आएगा। और अगर तुम लोग नोट्स डाउनलोड करते हो टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल पे ये तुम्हें सॉल्व भी मिल सकता है। तो फिर भी तुम लोग पहले करो, ऐसा नहीं कि टेलीग्राम चैनल में जाके सिर्फ नोट्स डाउनलोड करके तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं खुद से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेसिस क्या है, बेसिस का एग्जाम्पल क्या है, NaOH है। NaOH को अगर तुम एक्वस फॉर्म में देखोगे, मतलब वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में देखोगे, तो क्या देगा, वो Na पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन साथ में क्या दे रहा है, OH नेगेटिव भी देगा। ठीक है, OH नेगेटिव भी देगा, जो कि बेसिस दे रहा है। आर्रेनियस ने बोला है कि बेसिस OH नेगेटिव दे रहा है, तो NaOH क्या बन गया, बेसिस बन गया। और CaOH2, ये भी एक बेस है। ठीक है, OH2 तुम्हें पता ही एक बेस है। इसको अगर तुम एक्वस फॉर्म में देखोगे तो क्या आ जाएगा, Ca2 पॉजिटिव, दैट इज इन एक्वस फॉर्म, एंड 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव दे रहा है। ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव है, ठीक है, ये जो OH नेगेटिव है, ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव रहने से एसिड्स एंड OH नेगेटिव रहने से इट्स बेसिस। तो आर्रेनियस थ्योरी ये बोलता है कि एसिड्स आर H पॉजिटिव गिवर डोनर एंड बेसिस आर OH नेगेटिव डोनर। ठीक है। अभी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्या बोलता है, ब्रोंस्टेड-लोरी ऑफ थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस, रुको कलर चेंज कर देता हूँ। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन। H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है एसिड्स। एंड बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन।
H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है बेसिस। यहाँ पे एक दे रहा है, एक ले रहा है। एसिड्स H पॉजिटिव दे रहा है जो कि सिमिलर टू है आरएनएस इक्वेशन से, ठीक है, आरएनएस का जो थ्योरी है उसके साथ सिमिलर है। एंड यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है कि वहाँ पे क्या कर रहा था, आरएनएस थ्योरी में क्या कर रहा था, बेसिस भी एक चीज दे रहा था, OH नेगेटिव दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ब्रोंस्टेड थ्योरी में, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी में क्या बोला है कि यहाँ पे बेसिस आर हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग, हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिस, ठीक है। इन शॉर्ट तुम ऐसा बोल सकते हो, इन शॉर्ट तुम ऐसा बोल सकते हो कि एसिड्स आर प्रोटॉन, H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोलते हैं ना, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो चलो इसको अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या है कि सपोज चलो एक बेस ले लेते हैं, NH3 एक बेस है, NH3 एक बेस है, एक्वस फॉर्म में है, मतलब वो किसके साथ है, H2O के साथ है, ठीक है, H2O के साथ है, मतलब H2O में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएट होने के बाद क्या बनता है पता है, अगर इक्विलिब्रियम है मतलब इक्वल पार्ट्स में है तो क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव बनता है एंड क्या बनता है, OH नेगेटिव बनता है, OH नेगेटिव बनता है, ठीक है। ये बनता है, हमें पता है कि ये बनता है, लेकिन अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखो। क्या हो रहा है, NH3 था और क्या बन गया, NH4 बन गया। चार्ज को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि NH3 था, NH4 बन गया, मतलब एक H बढ़ गया, ठीक है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ रहा है ना। तो अगर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, चलो व्हाइट से हम लोग डिनोट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, H पॉजिटिव इज एडेड, H पॉजिटिव इज एडेड, मतलब क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है, ठीक है, मतलब डोनेट हो रहा है। चलो एडेड को नहीं लिखते हैं, H पॉजिटिव इज एक्सेप्टेड, हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर वो एक H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो फिर NH4 पॉजिटिव बन गया। और हमें क्या पता है कि दैट आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड बेसेस, बेसेस आर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन। NH3 को एक H पॉजिटिव मिल गया तो NH4 पॉजिटिव बन गया। हमें ऑलरेडी पता है NH3 बेस है, अभी तुम्हें क्या पता चला कि NH3 क्यों बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि वो एक H पॉजिटिव को ले सकता है ताकि एक NH4 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और अभी H2O को देखो थोड़ा, H2O को एक तरफ नजर निकालो कि H2O क्या बन गया, OH नेगेटिव बन गया, H2O बन गया OH नेगेटिव। 2 हाइड्रोजन था, वहां से एक H पॉजिटिव चला गया, वहां से एक H पॉजिटिव चला गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डोनेट कर दिया। क्या डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, याद है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। तो इस रिएक्शन में H2O इज एक्टिंग लाइक अ एसिड, ठीक है, H2O is acting like a acid. H2O acids are substances that are capable of donating a hydrogen ion. और एक चीज याद रखना, और एक चीज देखना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दो रिएक्ट करके ये दो बना रहा है, NH3 एंड H2O रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बना रहा है, एंड उल्टा भी हो रहा है, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिएक्ट करके NH3 एंड H2O बना रहा है, मतलब NH4 पॉजिटिव रिएक्ट करके NH3 बना रहा है। NH4 पॉजिटिव से अगर तुम देखो कि NH3 बन रहा है, मतलब वहां से क्या हो रहा है, एक H पॉजिटिव डोनेट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव इज डोनेटेड हियर, H पॉजिटिव इज डोनेटेड हियर। तो NH4 पॉजिटिव क्या बन गया, ये भी एक एसिड की तरह बन गया ना, क्योंकि यहाँ से एक H पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन इस एसिड को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। नहीं, वहां पे लिख देता हूं, हम लोगों को समझने में इजी होगा। कॉन्जुगेट एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, याद रहेगा, इट इज ए कॉन्जुगेट एसिड। देन मतलब एक बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड भी रहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम OH नेगेटिव को देखोगे, OH नेगेटिव को अगर बैकवर्ड रिएक्शन में देखोगे कि वो H2O बन गया,
H2O बन गया, मतलब वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। और H पॉजिटिव कौन एक्सेप्ट कर सकता है? सिर्फ कॉन्जुगेट बेस एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब एक बेस एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसका हम लोगों ने नाम दे दिया कॉन्जुगेट बेस। सो फॉर एवरी बेस देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड, and for every acid there is a conjugate base, and this type of things are called conjugate acid base pair, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, conjugate acid base pairs। क्या दिया हुआ है? the pair of acids and bases that differ by only one proton are called conjugate acid base pair। example है suppose HCl या and Cl, ठीक है, ये एक conjugate acid base pair है, ये एक एसिड है, ये एक कॉन्जुगेट बेस है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, सिर्फ एक H पॉजिटिव, मतलब 1 प्रोटॉन का डिफरेंस है, 1 H पॉजिटिव का डिफरेंस है, देख सकते हो। सिमिलरली H2O एंड OH नेगेटिव, दीज आर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, दीज आर ऑल्सो ए एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, एंड बहुत सारा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तुम लोग कर सकते हो, लेकिन जो हमें समझना है वो है फॉर्मूला, वो है ट्रिक। इसको तुम लोग फॉर्मूला पकड़ लो या फिर ट्रिक पकड़ लो, जो भी है, फॉर्मूला है या ट्रिक, जो भी पकड़ लो, वो है फॉर्मूला, फॉर्मूला या फिर ट्रिक, जो भी है, इसको तुम ऐसे पकड़ सकते हो कि एनी स्पीशीज, कुछ भी स्पीशीज हो, उसमें अगर हम लोग उससे अगर हमें उसका कॉन्जुगेट एसिड चाहिए होगा, अगर उसका हम लोगों को कॉन्जुगेट एसिड चाहिए होगा, या फिर उसका अगर हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो करना पड़ेगा उसको मैं पिंक कलर से लिखता हूं कि अगर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंड 1 H and also add 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, add 1 H and add 1 पॉजिटिव चार्ज। और अगर कुछ भी स्पीशीज से उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए है तो हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट 1 H add 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे add 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, क्या है या फिर ट्रिक, जो भी कहो, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि बोर्ड्स में ना डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और अगर कुछ कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर रहे हो ना तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो अभी 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, चलो, थैंक यू नहीं, 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, रुको, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलो जल्दी 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या है? सपोज एक स्पीशीज दिया हुआ है, सपोज H2O दिया हुआ है, और उसका हमें कॉन्जुगेट एसिड भी निकालना है एंड कॉन्जुगेट बेस भी निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? H2O कोई भी स्पीशीज है, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? उसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो कितना बन जाएगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बन जाएगा, ठीक है, H3 बन गया, और एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाता है। एंड जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 हाइड्रोजन, तो H2O से अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो बन जाएगा OH, ठीक है, एंड वी हैव टू ऐड अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है HCO3 नेगेटिव, ठीक है। इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो कैसे निकलेगा? उसमें एक H पॉजिटिव, मतलब एक H बढ़ जाएगा, तो H ऑलरेडी एक है, बन जाएगा H2CO3 एंड 1 पॉजिटिव चार्ज विल बी एडेड, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज न्यूट्रल, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी चार्ज नहीं होगा। देन उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे? जो स्पीशीज है उससे एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, निकालने से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो क्या बचेगा? CO3 बचेगा, एंड देयर विल बी एडेड 1 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा? 2 नेगेटिव बन जाएगा। इजी है, सिंपल है, आ रहा है तो नेक्स्ट वाला भी करते हैं। अगर है HSO4 नेगेटिव, ये है HSO4 अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या हो जाएगा? एक H ऐड हो जाएगा, बन जाएगा H2SO4,
ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज ऐड होके बैलेंस हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज भी ऐड करना है, एक हाइड्रोजन भी ऐड करना है। एंड कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए जो हाइड्रोजन, जितना भी हाइड्रोजन है उसमें से एक को निकालना है। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, SO4 बन जाएगा। एंड 1 नेगेटिव चार्ज इज एडेड, तो सिर्फ एक माइनस था, बन जाएगा 2 माइनस, 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ कि NH3 है तो क्या बन जाएगा, NH3 में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बन जाएगा NH4। ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। देन कॉन्जुगेट बेस में क्या हो जाएगा, जितना भी जो भी स्पीशीज है उससे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, बन जाएगा NH2। और क्या ऐड हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर तुम लोग देखोगे ना, ये मैंने एक इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दिया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.39। शायद ये तुम लोगों का बुक में अलग है, क्योंकि तुम लोगों का बुक तो नया NCERT है। जो भी हो, तो बुक का ही एक एग्जाम्पल है। और 2-3 मैं एग्जाम्पल तुम लोगों को होमवर्क करने के लिए देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल पकड़ लो। चलो नेक्स्ट पेज में देता हूँ। सपोज मैंने बेसिस दे दिया, मैंने बोल दिया कि बेसिस है, तुम्हें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। बेसिस क्या है, NH2 है, NH2 नेगेटिव है, NH3 है, ठीक है, HC डबल बॉन्डेड O नेगेटिव है। ये सब बेसिस दे दिया मैंने, तुम्हें एसिड निकालना है। और अगर मैं तुम्हें एसिड्स भी दे दूं तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट बेसिस निकालना है, कॉन्जुगेट बेसिस तुम्हें निकालना है। ठीक है, एसिड्स में क्या है, सपोज HF दे दूं, H2SO4 दे दूं, HCO3 नेगेटिव दे दूं, तो तुम्हें इसका कॉन्जुगेट बेसिस निकालना है। एंड ये सब डायरेक्टली जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वही से मैंने दिया। इसको रहने के बाद भी बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा जो कि मैं टेलीग्राम में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, एक ऐसा एक शीट बना के मैं टेलीग्राम में ड्रॉप कर दूंगा। ये हो गया तुम लोगों का होमवर्क, ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। करके आना, मैं भरोसा कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम लोग करते नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी भरोसा करके दे रहा हूँ, तुम लोग करोगे इस बार। ठीक है, तो चलो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर हो जाता है, सॉरी चैप्टर नहीं, लेक्चर हो जाता है खत्म, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारा पढ़ना है। मैंने तो अभी भी ल्यूइस थ्योरी नहीं करा है। ल्यूइस थ्योरी मैंने सेकेंड लेक्चर के लिए रख दिया, क्योंकि ल्यूइस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, और आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, शायद 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, तो जो भी हो, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रख के करो। और जो मैंने करवाया है, जो डिराइवेशंस करवाया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, इक्विलिब्रियम इज़ नॉट द एंड पॉइंट। इक्विलिब्रियम को समझो एंड इक्विलिब्रियम के रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको समझो। जो मैंने KP एंड KC का डिराइवेशन कराया वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कि जो रेट कांस्टेंट का जो था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो था, उसका डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन इंपॉर्टेंट है, लोमा जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है, आर्रेनियस थ्योरी, ठीक है, एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तुम्हें आता ही है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, वो आएगा, एक तो आएगा ही, एटलीस्ट एक आएगा, उससे भी ज़्यादा आ सकता है। और वेरी हाई मार्किंग जो है वो आएगा, 2-3 दे देगा, 6 मार्क 8 मार्क्स का दे देगा। तुम लोग अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ एक निकालना है, सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकालना है, या फिर 2 ही निकालना है, खत्म। मैंने तो समझा ही दिया, ट्रिक भी समझा दिया। तो अच्छे से नोट्स करो, नोट्स बनाओ, लेक्चर को अच्छे से देखो। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर मैं ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो वो भी डाल दो कि समझ में नहीं आ रहा है, आप सर भैया आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। तो जो समझ में नहीं आता वो भी डालो, एंड कमेंट्स बॉक्स में ये भी डालो कि मेरा लेक्चर तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी। फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे तो लगेगा कि तुम लोग समझ रहे हो, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फीडबैक देते रहो, समझते रहो, और जो भी प्रॉब्लम्स है मुझसे कमेंट सेक्शन में तुम लोग डाल सकते हो। मैं जितना भी हो सके कमेंट सेक्शन में हेल्प कर दूंगा, और अगर हेल्प नहीं कर पाऊंगा कमेंट सेक्शन में तो वो वीडियो में डाल दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा ही नहीं हेल्प। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाओ
और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल क्या है? टेलीग्राम चैनल इज @class vista chemistry, इस क्लास विस्टा केमिस्ट्री। ठीक है, कोई गैप्स नहीं है, यहाँ पे गैप दिख रहा होगा तुम्हें, गैप्स नहीं है। और अगर तुम इंस्टाग्राम में भी हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, दैट इज @class vista ऑन IG मतलब पता ही है, तुम लोग तो आजकल के लौंडे लौंडिया हो, तुम लोगों को तो पता ही है IG का मतलब क्या है। मुझे नहीं पता था, मुझे ढूंढना पड़ा, मुझे सुनना पड़ा कि ये IG का मतलब क्या है। ठीक है, IG का मतलब इंस्टाग्राम है। हाँ, जो भी हो। तो टेलीग्राम में जाके फॉलो कर दो। इंस्टाग्राम में मैं बोलूँगा कि सोशल मीडिया से दूर रहो। अगर तुम लोग करते हो तो ड्रॉप अ फॉलो, इफ़ यू डोंट ड्रॉप अ फॉलो इट्स ओके, बट मेक श्योर कि तुम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस वीडियो को अगर तुम लोग लाइक नहीं करोगे तो मोटिवेशन भी हम लोगों का भी थोड़ा कम हो जाएगा ना, और तुम्हें हम लोग कैसे मोटिवेट करेंगे। और अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अगर बुरा लगे तो बोल के जाना कि ये बुरा लग गया, तो मैं वो सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो। मैं हर संडे को ड्रॉप कर रहा हूँ वीडियोस, एंड मे बी मिडिल ऑफ द वीक में भी ड्रॉप करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि एग्जाम्स आर नियर राइट। तो मुझे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा करना है, चैप्टर्स भी 2-3 बाकी है, तो मिडिल ऑफ द वीक भी ड्रॉप कर सकता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है रेगुलर शेड्यूल जो है, रविवार के शाम को 5 बजे मेरा लेक्चर आ जाता है। तो जो भी हो, फिर भी सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट डाउन योर फीडबैक्स एंड योर क्वेश्चंस, एवरीथिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा लेक्चर नंबर 2, जहाँ पे हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे। और तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई भी नोट्स मत छोड़ो, बैकलॉग मत होने दो, अच्छे से पढ़ो। टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से नोट्स उठा लो। और अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, बार बार ये वीडियोस देखो, एक बार और वीडियो देखो, अच्छे से आराम से ध्यान मन लगा के ब्रेक ले लो थोड़ा सा। और अगर फिर भी समझ में ना आए, वो भी हो सकता है कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्योंकि जब तक मैं खड़ा हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं होने वाला है केमिस्ट्री को लेके। सब मुश्किल का हल हम लोग निकालेंगे एक साथ। ठीक है, पढ़ते रहो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।